आयलर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट है आपके पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम concerning the rigid body kinematics are the theorems of Euler and Chasles। आयलर की जो स्टेटमेंट है उसमें आपको बताया जा रहा है कि any displacement of a rigid body with one point fixed, कोई भी फासला रिजिड बॉडी के किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है सिंगल रोटेशन के अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। रिजिड बॉडी के किसी फिक्स पॉइंट से जो फासला है वो इक्वल होता है कोई सिंगल रोटेशन जो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ सी। ओ फिक्स्ड पॉइंट है जो उसके सेंटर के ऊपर है। तो इसका डिस्टेंस जो है वो अब आपने इसको चेक करना है कि इसमें रोटेशन कैसे होती है या ट्रांसलेशन कैसे होती है। ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है बॉडी के अंदर। वी टेक स्फीयर एस। एस जो है इसको स्फीयर का इस स्फीयर को एस का नाम दिया गया है। ओ क्या है सेंटर है स्फीयर का। और ए बी आपके पास दो मुख्तलिफ पॉइंट हैं स्फीयर के ऊपर। एज द बॉडी मूव्स द पॉइंट ओ रिमेन फिक्स्ड एंड ए बी सफर डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी मूव करती है तो उसका जो पॉइंट ओ होता है वो फिक्स रहता है और ए और बी जो है वो आपस में डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इस केस में जब एक साइड या एक पॉइंट फिक्स्ड हो और ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन सफर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। तो इसे कहते हैं रोटेशन। जब एक पॉइंट फिक्स होगा और बाकी पॉइंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो इस केस को रोटेशन कहते हैं। तो सी यहाँ पर फिक्स रहेगा और जो आपका ए और बी है वो ओ के गिर्द रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे? जो ए है वो एक नई जगह पर जाएगा और उसको ए डैश का नाम दिया जाएगा। और जो बी पॉइंट है वो भी दूसरी जगह पर जब रोटेट करके जाएगा तो उसे बी डैश का नाम देंगे। लेट ए डैश एंड बी डैश बी द न्यू लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। ए डैश और बी डैश जो है ये ए बी की नई लोकेशन बन गई हैं। आफ्टर एन इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम के बाद जब ए ने मूव किया तो वो ए डैश पर पहुंच गया और बी ने मूव किया तो वो बी डैश पर पहुंच गया। फिर हमने क्या करना है? ए बी को मिला देना है आपस में और ए डैश और बी डैश को मिला देना है सर्कुलर आर्क्स की मदद से। ये देख लें कि जो आपके पास ए है वो बी के साथ मिल गया है और ए डैश जो है उसको बी डैश के साथ मिला दिया गया है। देन क्या होगा? देन हमने ज्वाइन करना है ए को ए डैश के साथ और बी को बी डैश के साथ। यहाँ भी सर्कुलर आर्क्स लगा देनी है। ए ए डैश के साथ मिल गया है और बी बी डैश के साथ मिल गया। अब ए डबल डैश जो है वो हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है ए डैश का और बी डबल डैश है मिड पॉइंट बी बी डैश के दरमियान। ये इनको भी लाइन की मदद से डॉटेड लाइन की मदद से डिनोट कर दिया गया है कि जो ए डबल डैश है वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट है और बी डबल डैश बी बी डैश का मिड पॉइंट है। अब यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा कि जो पॉइंट ए डबल डैश या बी डबल डैश है ये ड्रा करते हैं राइट एंगल विच मीट एट पॉइंट सी। ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो सी पॉइंट के ऊपर स्फेयर पर जाकर मिलता है। तो सी को हम मिला देते हैं ए बी के साथ। सी जो है वो ज्वाइन करता है ए बी ए डैश और बी डैश बाय मींस ऑफ ग्रेट सर्कुलर को आर्क्स। इन आर्क्स की मदद से जो सी है वो ए बी ए डैश और बी डैश इन सभी से जाकर मिल जाता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा?
जो ट्राइंगल हमारे पास सी ए डैश बन रही है और सी डेल्टा सी ट्राइंगल सी ए डबल डैश बन रही है। अब हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। आप ये चेक कर लें कि अगर किसी ट्राइंगल की का अगर कोई सी दो ट्राइंगल जिनकी दोनों साइडों की लेंथ और सेंटर वाला उनका एंगल जो है वो बराबर होगा तो वो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होती है। जैसा कि ए डबल डैश और ए डबल डैश और ए डैश का जो डिस्टेंस है ये दोनों का ट्राइंगल्स का बराबर है और इनके दरमियान वाला जो एंगल है वो भी 90 वाला बन रहा है। तो इसका मतलब है जो मेजरमेंट सी ए डबल डैश है और सी ए डैश ए डबल डैश ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, जो मेजरमेंट सी ए डबल डैश ए है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मेजरमेंट सी ए डबल डैश और ए डैश। अब हमारे पास ए डबल डैश और ए डैश ए डबल डैश ये दोनों साइडें जो हैं उनकी लेंथ भी बराबर है और सी ए डबल डैश क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। इस वजह से हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं जो ट्राइंगल सी ए डबल डैश है वो बराबर है ट्राइंगल सी ए डैश ए डबल डैश। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि सी ए डैश सी ए और सी ए डैश आपस में इक्वल है, ये साइडें भी इक्वल होंगी। इसी तरह जब हम ट्राइंगल सी ए बी और सी ए डैश बी डैश को डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर भी सी बी और सी बी डैश बराबर होंगे और सी ए डैश और सी ए तो ऑलरेडी हमें पता है इक्वल है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि ए बी और ए डैश बी डैश भी आपस में बराबर होंगे। द लास्ट रिलेशन इज ड्यू टू द फैक्ट, जो लास्ट वाला रिलेशन है ये किस वजह से हमने निकाला है, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज्ड। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो अनचेंज्ड रहता है। तो ट्राइंगल सी ए बी जो है वो भी बराबर होगी सी ए डैश बी डैश। पोर्शन ऑफ द रिजिड बॉडी लाइंग इन ट्राइंगल सी ए बी हैज मूव्ड टू सी ए डैश बी डैश। जो सी ए बी थी वो मूव होकर जो नई पोजीशन उसकी बनी है वो सी ए डैश और बी डैश है। इन दिस प्रोसेस द पॉइंट ओ एंड सी, इस प्रोसेस के अंदर जो पॉइंट ओ एंड सी है वो रिमेन क्या होता है, फिक्स रहता है। Although the latter was at rest only instantaneously, therefore the body has undergone rotation about the axis OC. इसमें जो बॉडी है वो इस OC के गिर्द रोटेट कर रही होती है। Hence the theorem axis OC not fixed and the different moments will be different axis of rotation. अगर OC फिक्स ना हो तो जो मोमेंट ऑफ रोटेशन है वो मुख्तलिफ होंगे। All passing through the fixed point, और वो सारे जो है फिक्स पॉइंट से गुजरेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ओसी जो है ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अगर हम रोटेशन को प्लेन के अंदर कंसिडर करते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमेशा सेम रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन की। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड थ्योरम, चेस्टलेस थ्योरम। इसमें क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट हमें बता रही है कि मोस्ट जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज दैट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। जो रिजिड बॉडी की जनरल मोशन होती है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन होती है। A rigid body has 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिजिड बॉडी जो है इसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वो 6 केसेस पाए जा सकते हैं कि वो अपवर्ड भी मूव कर सकता है, बैकवर्ड भी, राइट भी, लेफ्ट भी। बाय आयलर्स थ्योरम 3 ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद द प्योर रोटेशन। इनमें से जो 3 है वो रोटेशन के रिस्पेक्ट होते हैं और 3 ट्रांसलेशन के होते हैं। The remaining 3 must be associated with translation. To describe the general motion of a rigid body, we can think of general motion and translation of fixed point O in the body to the point O dash.
जर्नल मोशन जो है रिजिड बॉडी, उसको डिस्कस करने के लिए हम जर्नल मोशन को डिस्कस करते हैं एज ए ट्रांसलेशन ऑफ एक्स पॉइंट ओ इन द बॉडी टू पॉइंट ओ डैश। मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसलेशन है वो पॉइंट ओ से ओ डैश तक, उसको डिस्कस करते हैं रिजिड बॉडी की जर्नल मोशन को डिस्कस करने के लिए। फॉलोड बाय रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ डैश। वेलोसिटी जो है इन केस ऑफ जर्नल मोशन, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं ओ और पी। जो पॉइंट ओ है वहां पर वेलोसिटी क्या है, वी ओ। और पॉइंट पी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो वी पी है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओ के ऊपर मूव कर रही है। और ओ पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। लेट कर लें कि एक बॉडी है जो मूव मूव कर रही है मूव कर रही है जर्नल वे में, सो दैट इट हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अगर जर्नल तौर पे कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें ट्रांसलेशन भी पाई जाती है और रोटेशन भी पाई जाती है। पी क्या है, पार्टिकल है रिजिड बॉडी का जिसका पोजीशन वेक्टर आर है विद रिस्पेक्ट टू ओ। एंड ओमेगा क्या है, इसमें वेलोसिटी है ओ की। एक रिजिड बॉडी है जिसका पी उसका पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। और ओ की जो वेलोसिटी है वो क्या है, डब्ल्यू है। अगर वी पी वेलोसिटी है पॉइंट पी की, then it is a vector sum of velocity v naught and the velocity of p with respect to o। अगर आपके पास vp जो है वो डिनोट करता है p की वेलोसिटी को, तो ये किसके इक्वल होगा, vp वेक्टर सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ v naught and velocity of p with respect to o। तो v naught है, ये आपके पास vp इक्वल होना है v naught प्लस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o। तो p की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू o है वो क्या होनी है, ओमेगा क्रॉस आर। वीपी बराबर होगा वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर अब हमने क्या शो करना है कि जो डब्ल्यू है वो इंडिपेंडेंट है, एंगुलर वेलोसिटी जो है इंडिपेंडेंट है पॉइंट ओ की। तो ओ डैश हमारे पास कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट है। अगर हमारे पास ओ डैश जो है वो बराबर हो जाता है एस के, जैसा कि हमारे पास ओ बी डैश ओ पी था आर के बराबर। इसी तरह अब हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लिया है और ओ डैश को इक्वल रखा है एस के, मतलब पोजीशन वेक्टर उसका एस बन गया है और ओ पी डैश का आर डैश बन गया है। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन 4.41 है, 4.1.1 है, वो क्या बन जाएगी, अब वी नॉट डैश जो है वी नॉट डैश इक्वल हो जाना है ओ डैश के, और ये बराबर होगा वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस एस के। अब हमने एस के रिस्पेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड की है वी नॉट डैश। तो वी नॉट वी ओ डैश बराबर होगा वी नॉट प्लस मेगा क्रॉस एस। 4.11 और 4.12 जो है उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी पी माइनस वी ओ डैश बराबर होगा ओमेगा क्रॉस आर माइनस एस। वी नॉट दोनों में सेम है तो वो कैंसिल हो जाना है। तो नेक्स्ट आपका जो माइनस वी नॉट डैश है वो जाकर दूसरी साइड पे प्लस हो जाना है। तो वी पी इक्वल होगा वी नॉट डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। ओमेगा इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट रेफरेंस पॉइंट है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिजिड बॉडी को। रिजिड बॉडी की मोशन जो है एज ए सिक्री मोशन, सिक्री मोशन के तौर पर जब रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसकी मोशन क्या होगी। इन सिक्रीव मोशन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हैव द सेम डायरेक्शन। सुक्रियो की जो मोशन है उसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। तो ओमेगा आपके पास लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है और v जो है लीनियर वेलोसिटी है, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ये एरो v वाला डिनोट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी को और ओमेगा जो है वो एंगुलर को। To show that the general rigid body motion is a secretive motion, शो आपने करना है कि रिजिड बॉडी की जो जर्नल मोशन होती है वो सिक्रीव मोशन होती है। यहाँ पर भी आपके पास वेलोसिटी है रेफरेंस पॉइंट ओ की विद रिस्पेक्ट टू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड इन स्पेस, और v डैश वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट o डैश की है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड सिस्टम। तो अब आपके पास v डैश बराबर होगा v प्लस ओमेगा क्रॉस r। इसमें v डैश और ओमेगा जो है ये आपस में पैरेलल नहीं है। However, we can choose o dash such that v dash is parallel to omega। अगर हम o डैश फाइंड करना चाहें तो उसमें हमने v डैश और ओमेगा डैश v डैश को और ओमेगा को पैरेलल कंसीडर करना है। तो उनको पैरेलल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अगर हम इन दोनों को पैरेलल लेंगे v और v डैश और ओमेगा को, तो हम 4.2.1 के साथ ओमेगा के साथ इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे होल इक्वेशन के साथ, तो ये बनेगा ओमेगा क्रॉस v डैश और ओमेगा क्रॉस v प्लस ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा और v डैश जो है ये पैरेलल होंगे तो इनके दौरान एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो इनकी वैल्यू बन जाएगी जीरो। और राइट साइड पे बन जाएगा ओमेगा क्रॉस v प्लस, और जो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पर आपने फार्मूला लगा लेना है ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा। तो वहां से आपने ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू फाइंड करनी है और आर को जो है ना दूसरी साइड के ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, ओमेगा क्रॉस ई डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा वेक्टर बटा ओमेगा का स्क्वायर। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर बराबर होगा ओमेगा क्रॉस वी बटा ओमेगा स्क्वायर प्लस लैम्डा ओमेगा। ये लैम्डा बराबर होता है ओमेगा डॉट आर बटा ओमेगा स्क्वायर के। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट आर नॉट पैरेलल टू गिवन वेक्टर ए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है जो फिक्स पॉइंट आर नॉट से गुजरती है, आर बराबर है आर नॉट प्लस लैम्डा ए। तो इसमें 4.22 एंड 23 जो है उनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 4.34 रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को जो गुजरती है पॉइंट ओमेगा क्रॉस वी बटा ओमेगा स्क्वायर के और पैरेलल होगी ओमेगा की। इस लाइन को कहते हैं सेंट्रल एक्सिस ऑफ या एक्सिस ऑफ सिक्रीव। और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसमें हम ओमेगा के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो ओमेगा डॉट वी डैश बराबर होना है ओमेगा डॉट वी
ये एक स्केलर क्वांटिटी है ओमेगा डॉट वी, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी स्केलर होता है। पी बराबर है ओमेगा डॉट वी डैश बटा ओमेगा स्क्वायर, ये भी स्केलर है। और इसमें जो सेंट्रल एक्सिस है ओमेगा इज पैरेलल टू वी डैश, पी बराबर होगा ओमेगा वी डैश बटा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा आपस में कैंसिल हो जाने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वी डैश की पी बराबर होना है वी डैश बटा ओमेगा की। ये वी क्या है, डिस्टेंस पर सेकंड है, और ओमेगा क्या है, एंगल पर सेकंड। तो जो रेशियो इन दोनों के दरमियान बनेगी वो क्या होगी, डिस्टेंस और एंगल की रेशियो बन जाए। इससे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस थ्रू विच पार्टिकल मूव्स पर यूनिट एंगल p। डिस्टेंस जो है जो भी पार्टिकल के जरिए कवर होता है, और उसका जो एंगल है, इनकी रेशियो जो है उसे कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आपने आयलर थ्योरम और चेसलेस थ्योरम जो है इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। तो आज का आपका इतना ही काम है। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये एंड करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज।